अक्सर आपने सुना होगा कि पढ़ाई का इतना प्रेशर है बच्चे के ऊपर कि वो इबादत कर ही नहीं सकते। अब ये बात बच्चों की तरफ से भी आती है और पेरेंट्स की तरफ से भी आती है कि बच्चे के ऊपर इतना लोड है, हम उनको कह ही नहीं पाते हैं कि बेटा फजर में उठ जाओ और जोहर असर मगरिब और रमज़ान के रोज़े और दीगर जो इबादत है उनके ऊपर फोकस करो, क्योंकि हायर एजुकेशन में, हायर स्टडीज़ में इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो वक्त फारिग ही नहीं कर सकते। आज मैं आपको 7 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपके पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और आप बहुत अच्छी इबादत कर सकते हैं। टिप नंबर 1, प्रायोरिटाइज एंड सेट गोल्स। सबसे पहले ना आपने ये प्रायोरिटाइज करना है कि इबादत आपके लाइफ का कितना हिस्सा ले सकता है, कि जो इबादत है वो फॉर इटर्निटी है और जो आपकी स्कूल की एजुकेशन है वो इस लाइफ के लिए ही है। इस बेसिस पे आपने प्रायोरिटाइज कर लिया कि आपके स्कूल के एजुकेशन के बीच में किस तरीके से आपको इबादत ने घुसाना है और आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कुछ गोल्स सेट करना है। अब जब आप गोल्स को सेट करेंगे आपने क्या करना है, छोटे छोटे गोल्स को लेना है। अब ये गोल्स इबादत के पॉइंट ऑफ व्यू में भी हो सकते हैं और स्कूल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में भी हो सकते हैं। इबादत के पॉइंट ऑफ व्यू में फॉर एग्जांपल आप अचीव कर सकते हैं, अब तक तो मैं सिर्फ 4 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं अभी फजर को भी ऐड कर लूँगा, या फिर अब तक मैं नमाज नहीं पढ़ता, अब मुझे नमाज भी पढ़ना है। धीरे धीरे आप उसको ना और आगे बढ़ाएंगे कि अब मुझे तहज्जुद भी पढ़नी है, रोज़ाना तिलावत करनी है, तस्बीहात करना है, इस साल रमज़ान में सारे रोज़े रखने हैं। ध्यान रखना है इस बात का कि ये जो गोल आप सेट करेंगे ये बहुत ही ईजी होना चाहिए। फर्स्ट टाइम में आपको बहुत टफ गोल सेट नहीं करना है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या हुआ, आपने प्रायोरिटाइज कर दिया, इबादत को आपने इंपॉर्टेंस दिया और इस प्रायोरिटी में देते हुए आपने गोल्स को सेट कर दिया, जिससे कि हम अभी बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 है इन्नमल अमालु बिन्निया, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है। अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हदीस है क्योंकि ये बहुत आसान है और हम अपने लाइफ में बहुत ही इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आप अपने दुनियावी किसी काम में दीन का नियत कर लेते हैं। काम तो आपका दुनियावी एतबार में हो ही रहा होता है और आपको आखिरत का अज्र मिल रहा होता है। अब ये एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे हो सकता है कि आपने अपने दुनियावी एतबार से जो भी एजुकेशन गेन कर रहे हैं, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको इसको इबादत बना लेना है। और वो आप कैसे बना सकते हैं, सिर्फ नियत करके। जी हाँ, बहुत आसान है। आपने सिर्फ इतना नियत करना है कि मैं जो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ इस पढ़ाई के बेसिस पे मेरे जो एग्जाम में नंबर आएंगे उसके बेसिस में आगे चल के मैं शायद बड़े कॉलेजेस में जाऊँगा या जाऊँगी, फिर मैं किसी बड़े कंपनी में जॉब करूँगा या करूँगी, या मैं कोई बिजनेस करूँगी। एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने पैरों पे खड़ा होंगी जिससे कि मैं पैसा कमाऊँगा या कमाऊँगी और फिर उस पैसों से मैं इंशाअल्लाह दीन की खिदमत करूँगा या करूँगी। इस तरीके से आपने अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई को खिदमत खल्क की तरफ कनेक्ट कर दिया है कि मैं पैसा कमाऊंगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, फिर जो स्पेयर टाइम होगा उसको मैं दीन की दावत में लगाऊंगा। अब हो ये गया कि आपने अपने दुनियावी एतबार में जो एजुकेशन गेन कर रहे हैं, जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि एग्जाम में अच्छे नंबर के लिए है, ये आपकी इबादत में शुमार हो जाएगा। करना क्या है, सिर्फ नियत करना है। बस आपने नियत कर लिया और ये चीज इबादत बन गई। बस आपने नियत नहीं किया और उतना ही पढ़ाई किया, ये इबादत में काउंट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल है, लगभग हर स्टूडेंट करता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसको थोड़ा सा सही तरीके से करने का तरीका, और वो है टू क्रिएट ए शेड्यूल। शेड्यूल आप आज भी बनाते होंगे लेकिन उसमें थोड़ा सा ना इस्लामिक टच दे देना है। और वो किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले आपको एक वीकली शेड्यूल बनाना है, यानी कि डेली एक्टिविटी करने का 1 हफ्ते का प्लान आपको एक साथ बनाना है, उससे ज़्यादा आगे का नहीं बनाना है इनिशियली। यानी आपने 7 दिन का प्लान बनाया जिसमें हर एक दिन को आपने डिफाइन कर दिया। अब इसको डिफाइन करते हुए आप अपने शेड्यूल में ही इबादत को ऐड करेंगे। रूटीन इबादत जैसे 5 वक्त की नमाज है वो रहेगा, इसके अलावा कुछ एडिशनल इबादत आप करना चाह रहे हैं जो कि धीरे धीरे आप टॉप अप करते रहेंगे, आप उसको ऐड करेंगे अपने इस शेड्यूल में। अब आप कोशिश करेंगे कि इसको हत्तल इम्कान 100% इस पे अमल करने का, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। इस नहीं हो पाने के बेसिस पे 1 हफ्ते के बाद आप अपने शेड्यूल को अगेन अपडेट करेंगे और इसको आप तब तक अपडेट करते रहेंगे जब तक कि आप 100% किसी एक शेड्यूल पे अकम्प्लिश ना कर पाए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेट सपोज आपने एक शेड्यूल बना लिया, वीकली शेड्यूल, अब आप उसको 100% अप्लाई कर रहे हैं। इस शेड्यूल को आपने 1 महीने के बाद फिर अगेन अपडेट करना है। अब आप ये कहेंगे कि भाई पहले तो हमने इतने मेहनत करके एक शेड्यूल तक पहुंचे हैं, फिर अब क्यों अपडेट करना है? क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं कर रहे हैं यानी कि आप अपने आप को उसी एक पर्टिकुलर लेवल में रोक दे रहे हैं। नहीं,
जैसे ही किसी एक शेड्यूल को आपने अकम्प्लिश कर दिया, 1 महीने तक उसको चलाना है, 1 महीने तक उसको फॉलो करना है। 1 महीने के बाद आपने उसको अपडेट करना है, उसमें थोड़ी सी और इबादत ऐड करना है, और उसके बाद आपने उस नए शेड्यूल को अगले 1 महीने तक चलाना है। यानी कोई भी शेड्यूल आपका 1 महीने से ज़्यादा आगे का नहीं होना चाहिए। जब आप नेक्स्ट मंथ का शेड्यूल बना रहे हैं, उसमें आप ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने का, आशुरा का, जिलहिज्जा का, ये जो ख़ास इबादत के टाइम है, इनको बहुत ज़्यादा फोकस करके ही अपना शेड्यूल बनाएंगे। यानी कि आपको एनुअल शेड्यूल नहीं बनाना है। जब आपका फाइनल एग्ज़ाम्स का टाइम है या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कोई एक्टिविटीज़ चल रही है, तो लाजमी सी बात है आप उसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे। इस तरीके से मंथली अपने शेड्यूल को अपडेट करना है। पॉइंट नंबर 4, और ये पॉइंट सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है बल्कि हर किसी के लिए है, कि हमें अपना पूरे दिन को जो है ना वो शेड्यूल करना है अराउंड सलाह, नमाज के चारों तरफ, नमाज के एतराफ़ में ही शेड्यूल करना है। यानी पहले आपने ना 5 पिलर गाड़ दिए अपने शेड्यूल में कि फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, इन 5 नमाज का तो ये 5 टाइमिंग है, इसमें पढ़ूंगा। अब इसको फिक्स करने के बाद इसके इर्द गिर्द में ही आप अपने दूसरे प्लानिंग को रखेंगे। लेटर सपोज आपने असर के बाद फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपका प्लान ऐसा रहेगा कि मैं असर से मगरिब तक फिजिक्स पढ़ूंगा, फिर मगरिब में तो मैं फिजिक्स को ड्रॉप करूंगा ही करूंगा, मगरिब की नमाज पढ़ूंगा, और मगरिब के बाद मेरा नया शेड्यूल होगा, चाहे फिजिक्स फिर कंटिन्यू हो जाए। लेकिन जो भी प्लानिंग होगा वो इसी तरीके से रहेगा कि मगरिब टू इशा मुझे ये करना है, फजर से पहले ये करना है, फजर के बाद ये करना है। यानी कि आपके शेड्यूल में नमाज के पिलर जो है वो बिल्कुल पिलर के तरह ही फिक्स्ड होना चाहिए, बाकी सब चीज मूवेबल हो सकता है। और इस नमाज को आप अपने 2 फोकस्ड एक्टिविटी के बीच का ब्रेक के तौर पे भी ले सकते हैं। यानी आपने नमाज पढ़ा, फॉलोड बाय हो सकता है कि आप थोड़े अस्कार करना चाहे, कुरान मजीद की तिलावत करना चाहें, और जब आप इनको करेंगे तब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि जब आप इबादत करके रिलैक्स हो रहे हैं, ये आपका एक मेंटल स्टेटस है। इबादत को जब आप अपने ऊपर बोझ समझेंगे तो ये एक बोझ होगा, इसको आप एक ब्रेक के तरीके से लेंगे तो ये आपके लिए एक ब्रेक होगा। पॉइंट नंबर 5, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। ये जो टालने वाली प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये। और ये प्रॉब्लम जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप कोई भी टाइम टेबल, आप चाहे कितना भी इजी टाइम टेबल बना लें, आप इसको अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। अब ये बात हर कोई कहता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना है, लेकिन मैं आपको 2 ऐसे प्रो टिप्स दूंगा जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को बहुत आसानी से अवॉइड कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, दिन भर ना आपको प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में सोचना नहीं है कि अरे मैं डिले कर रहा हूँ, मुझे डिले नहीं करना है। नहीं, ठीक है, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स छोड़ दीजिए, अपने एक्टिविटीज को इजीली करिए। सिर्फ उस टाइम पे आपने अपने आप को अलर्ट करना है प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, जब आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ स्विच कर रहे हैं। यानी while you are switching between one activity to other, उस टाइम पे ही आपने अपने दिमाग को अलर्ट करना है कि मुझे डिले नहीं करना है। चाहे आप इबादत से स्टडीज़ की तरफ जा रहे हैं, स्टडीज़ से इबादत की तरफ जा रहे हैं, या फिर स्टडीज़ से आप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, जो भी नेक्स्ट एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं, आप उसमें तुरंत स्विच कीजिए। ये जो डिले बिटवीन 2 डिफरेंट इवेंट्स हैं, यही आपके वक्त को एक्चुअली खाता है। वरना उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करते हुए आप जो भी डिले करते हैं वो इंशाल्लाह इम्प्रूवेबल है और वो इतना बड़ा भी लॉस नहीं है। दूसरा टिप, आपने अपने आप को एंटरटेनमेंट के लिए अलाउ करना है। आपने अपने शेड्यूल में एंटरटेनमेंट को भी एक डिसिप्लिन मैनर में वक्त दिया हुआ है कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं अपने आप को एंटरटेन करूंगा या करूंगी। अब ये एंटरटेनमेंट आपका सोशल मीडिया वाला हो सकता है, आपका कोई आउटडोर एक्टिविटी हो सकती है, या कोई बातचीत हो सकता है। जो भी हलाल एंटरटेनमेंट है वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसको भी बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से आपको फुलफिल करना है। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं तो आपने अपने आप को पनिश भी इसी जगह में ही देना है, यानी आप एंटरटेनमेंट को आपके डे एंड में रखेंगे। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से सारे के सारे इवेंट मेरे थोड़े थोड़े शिफ्ट हो गए हैं, स्विच हो गए हैं, 5-5 मिनट का डिले करने की वजह से ओवरऑल आप देख रहे हैं कि 1 घंटे का शिफ्ट हो गया है। अब ये 1 घंटा आप कहाँ से एडजस्ट करेंगे? आप अपने एंटरटेनमेंट से एडजस्ट करेंगे। अब आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपका एंटरटेनमेंट आप मिस कर जाए। तो इस वजह से जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगेंगे उस टाइम पे आपके दिमाग में आएगा कि अगर मैंने अभी डिले किया नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए तो इट विल हैम्पर माय एंटरटेनमेंट पीरियड। अब ये आपको एक बूस्ट अप देगा कि मुझे जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पॉइंट में स्विच करना है। अक्सर औकात हम प्रोक्रेस्टिनेशन किस में करते हैं? 2 इवेंट के बीच में स्विच करने के बीच में हमने अगर मोबाइल फ़ोन हाथ में ले लिया और उसमें हमने कुछ देर तक स्टेटस देखने लग गए या इंस्टाग्राम स्विच करने लग गए। इस सिचुएशन में हम अपने मोबाइल फ़ोन को रखना आसान हो जाएगा कि ठीक है, ये जो मैंने अभी रील देखा या व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं,
इसको मैं अपने एंटरटेनमेंट टाइम में देखूंगा। जब आप अपने आप को ये बात कहेंगे कि ये चीज़ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, जस्ट इसको मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, ऐसा करना आपके लिए ईजी होगा। पॉइंट नंबर 6, इन्वॉल्व फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपका जो भी प्लान है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, इस प्लान में अपने फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को ऐड कीजिए। फैमिली को कैसे ऐड करना है? फैमिली को बताना है कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, ये मेरा शेड्यूल है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए और मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें अकम्प्लिश हो जाऊँगा। अगर नहीं होता हूँ तो प्लीज़ आप मेरे को रिमाइंड कराइए, मुझे हेल्प कीजिए, अलार्म बनिए मेरे लिए और मुझे मेरे टाइम टेबल के साथ स्टिक होने के लिए प्लीज़ हेल्प मी। इस तरीके से आपके फैमिली आपको हेल्प कर सकते हैं। फ्रेंड्स क्या हेल्प कर सकते हैं कि आप ना ऐसे फ्रेंड्स को ढूंढिए जो इबादत को एज ए चैलेंज ले आपके साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों को इबादत के मामले में आपस में कंपटीशन करना चाहिए। अब आपने ऐसे दोस्त को ले लिया जिसको आपने चैलेंज किया है कि चलो देखते हैं कि इतने तस्बीहात कौन पढ़ पाता है, इतने नफले कौन पढ़ पाता है, इतनी तिलावत या इतना सूरा कौन पहले हिफ्ज़ कर लेता है, तर्जमा या तफसीर कौन पहले पढ़ लेता है, तहज्जुद कौन पढ़ लेता है। जब आप उसके साथ में कम्पीट करने लग गए तो ये आपको एक सेंस ऑफ मोटिवेशन देगा कि नहीं, मुझे इसको अकम्प्लिश करना है। जब आप इस प्रोसेस में होंगे तो शैतान आपको कहेगा कि अरे ये तो रियाकारी है, लेकिन शैतान के इस ट्रैप में आपको फंसना नहीं है। आपके 3-4 फ्रेंड के बीच में अगर आप ये बता रहे हो कि मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूँ और बताने के पीछे मकसद ये है कि आपका फ्रेंड भी आपसे मोटिवेट हो जाए तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो ये कोई रियाकारी नहीं है। दूसरी बात, इखलास का जो मंजिल है वो रियाकारी के सड़क से ही होके गुजरती है। हर बच्चा, हर इंसान अपने इब्तिदाई ज़माने में थोड़ी बहुत रियाकारी तो करता है। धीरे धीरे ये उसके लिए इतनी कॉमन हो जाती है कि उसको लगता ही नहीं है कि इसमें भी कोई रियाकारी की बात है क्या। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है 8 साल का, वो पहली बार नमाज पढ़ रहा है और वो 5 वक्तों की नमाज पढ़ रहा है, तो वो चाहता है कि लोग देखें कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और लोग उसको अप्रिशिएट करें कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। अब जब ये बच्चा 8 साल की उम्र से नमाज पढ़ना शुरू किया तो 1 साल 2 साल हो सकता है कि ये अपने दादा दादी से, नाना नानी से सुनना चाहेगा कि अरे माशाअल्लाह बच्चा नमाज पढ़ रहा है। लेकिन जब वो 12-13 साल का हो जाएगा ना, तो वो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई नमाज पढ़ भी रहा होगा, लोग अगर वाहवाही कहेंगे तो भी वो सोचेगा कि ये कौन सी बड़ी बात है। जिस तरीके से मैं खाना खाता हूँ उस तरीके से मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरे लिए कोई बिग डील नहीं है। वो रियाकारी का मादा उसके अंदर से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। उसी तरीके से आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के इबादत का कंपटीशन करते हैं, शुरू में हो सकता है कि आपके अंदर में थोड़ी बहुत रियाकारी का पहलू आए, लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये आगे चल के ख़त्म हो जाएगी। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज सीक गाइडेंस फ्रॉम स्कॉलर्स। देखिए, ये जो सफ़र है ना टू बैलेंस बिटवीन दीन एंड दुनिया, ये हर सिचुएशन के साथ, हर पर्सन के साथ टेलर्ड है, अलग अलग हो सकता है। आपको स्पेसिफिक मेंटर की ज़रूरत पड़ सकती है, स्कॉलर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। आपका सिचुएशन किसी और के सिचुएशन के साथ वेरी कर सकता है। याद रखिए कि ये दीन और दुनिया को बैलेंस करने वाला जो सफ़र है, ये एक पर्सनल जर्नी है, हर किसी की अलग है, तो आपको भी इसको अलग ही तय करना है। और इस सफ़र के दौरान हो सकता है कि कुछ ट्रायल एंड एरर्स आता रहेगा। आपके लिए कोई चीज़ें बेस्ट वर्क कर सकती है, कोई नहीं कर सकती है, ये आप ही को फाइंड आउट करना है। अल्टीमेटली आपका इंटेंशन ये है कि आप अल्लाह को राज़ी करें, आप दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी आपका मकाम आला हो। अल्लाह की ज़ात से मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी दुआएं हैं कि आप सबको आपके इस मिशन में जो आप अचीव करना चाहते हैं, कि आप दीन और दुनिया को बैलेंस करते हुए जीना चाहते हैं, अल्लाह आपको कामयाब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।